आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास है ना, नेट के लिए। और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कब एग्जिस्ट में आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो में। किसने बांटा था? रैगनर फ्रिश ने। ठीक है, फ्रिश ने कब? 1933 में। 33 में। तो इसी समय से एक सेपरेट ब्रांच, इकोनॉमिक्स का सेपरेट ब्रांच या सेपरेट सब्जेक्ट निकल के आया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था। और मैक्रो वर्ड्स जो है, मैक्रो वर्ड डिराइव होता है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड जिसका नाम होता है मैक्रोस। मैक्रोस है ना, जिसका मीनिंग होता है क्या? इसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज। ठीक है, बाद में यही हो जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एज ए होल या एग्रीगेट। ठीक है, तो ये 1933 के पहले भी इसका अस्तित्व पहले आ चुका था ना, इसका कॉन्सेप्ट जो था वो पहले आ चुका था। जैसे कि पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें आया था वो लाया था कौन? मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिस्ट। ठीक है, कब? 16 एंड 17 सेंचुरी में। ठीक है, जब व्यापारवाद सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने एक इकोनॉमिक सिस्टम का बात किया था। इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल, क्योंकि उस समय व्यापारवाद चरम सीमा पर था, तो उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट था। इंपोर्ट है ना, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हमारा क्या आता है? एग्रीगेट आता है, या फिर हम कंट्री को एज ए होल रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब समग्र रूप से। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो था, बाद में मर्केंटलिज्म के बाद हमारा कौन आ जाता है? फिजियोक्रेट्स, प्राकृतिकवाद। तो फिजियोक्रेट्स ने भी इस मैक्रो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, और इन्होंने एज ए होल को एक सर्कुलर फ्लो के रूप में रिप्रेजेंट किया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसका नाम इन लोगों ने दिया था टेबुले इकोनॉमिके। ठीक है, कि एक वेल्थ जो है, जो संपत्ति है, वो किस तरह से सर्कुलेट होता है, किसके बाद? इकोनॉमिक एजेंट के बीच। ठीक है, इकोनॉमिक एजेंटों के बीच। तो इकोनॉमिक एजेंट बेसिकली उस समय कौन कौन थे? एक तो लैंडलॉर्ड, फार्मर, और एक को कहा जाता था इसमें स्टर्लिंग क्लास। ठीक है, तो जो भी वेल्थ है ना, जो टोटल वेल्थ है या टोटल इनकम बोल सकते हैं, वेल्थ इन इकोनॉमिक एजेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए,
डिस्ट्रीब्यूट, या फिर जो भी नेशनल वेल्थ है ना, नेशनल वेल्थ को हम लोग एग्रीगेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब एग्रीगेट का बात करते हैं, नेशनल वेल्थ का बात करते हैं, तो ये हमारा क्या जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि हम पूरे समग्र, मतलब कि पूरे अर्थव्यवस्था का बात करते हैं एक साथ, जिसको बाद में इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया था माल्थस सिसमोदी एंड मार्क्स इन 19th सेंचुरी। ठीक है, फिर आगे हम लोग का जो इसको और कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो कौन करते हैं, वालरस। तो वालरस का थ्योरी आप लोग को पता हो तो होगा, जनरल इक्विलिब्रियम एक कॉन्सेप्ट आया था, जनरल इक्विलिब्रियम की ऑल मार्केट कैसे, सभी बाजार ना किस तरह से एक साथ साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में हो जाए। वालरस के साथ और कौन कौन थे, विक्सल और फिशर, जिन्होंने मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका लार्ज कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, बाद में फिर इसी चीज को जो ट्रेड साइकिल के रूप में जो आया था, हायक, हॉटरे, है ना, इन लोगों का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन जो इसको पॉपुलराइज किए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पॉपुलराइज किए हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉपुलराइज्ड बाय जेम केन्स। कब किया, ग्रेट डिप्रेशन। और ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, 1929 to 30, है ना। इसी समय यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी जो था, क्लासिकल थ्योरी वो क्या हो गया था, फेल हो गया था पूरी तरह से। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में या फिर मार्केट मैकेनिज्म को सॉल्व करने में पूरी तरह से फेल हो गया था, है ना। तो इस डिप्रेशन से निकालने का श्रेय किसको जाता है, डिप्रेशन से निकालने का श्रेय जाता है केन्स को। केन्स ने ही इस डिप्रेशन को बाहर निकाला था, जिसके कारण यहाँ पर हम लोग कहते हैं केन्स को प्रोफेट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और इसी कारण से केन्स को क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और उस समय से ये चर्चित हो गया कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए या फिर ग्रोथ के लिए हमारा माइक्रो फाउंडेशन ही नहीं चाहिए, बल्कि माइक्रो के साथ साथ मैक्रो का भी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा 1929 से केन्स के बाद से ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आपका था क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या चीज स्टडी करते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमी का, है ना, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट और एवरेज
averages covering the entire economy। ठीक है, इसे अगर हम लोग अब देखते कि इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो देखिए इकोनॉमिक्स में जो भी हम लोग स्टडी करते हैं वो स्टडी क्या चीज करते हैं, वेरिएबल का, है ना। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल रिलेशन। इकोनॉमिक वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि डिमांड एंड प्राइस के बीच, कंजम्पशन एंड इनकम के बीच, सेविंग एंड इनकम के बीच, है ना। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग कुछ स्टडी करते हैं या थ्योरी बनता है, लॉज बनता है, तो वो इकोनॉमिक वेरिएबल के थ्रू ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल किसको किसको कहते हैं, या फिर इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल, तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला नेशनल इनकम, नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितना भी हम लोग नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते हैं, जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, जीएनपी हो गया, वो सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा जो है वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एग्रीगेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है ये भी हमारा किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, रोजगार किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं होता है, ये पूरे नेशन का प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। चौथा जो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कहने का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु का पूरा टोटल सप्लाई कितना है और टोटल डिमांड कितना है। ऐसे भी टोटल जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, है ना, कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उन लोगों का डिमांड को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या है कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल फर्म हैं वो उनका जो सप्लाई है अगर उसको हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। उसी तरह से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारा क्या होता है, जनरल प्राइस। जनरल प्राइस का स्टडी करते हैं जनरल प्राइस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, है ना, कि ये भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अगर प्राइस हाइक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। इन्फ्लेशन हम लोग कब कहेंगे, जब जनरल प्राइस, सभी वस्तु का जो एवरेज प्राइस है वो अगर बढ़ जाता है ना, तो उसको हम लोग जनरल प्राइस कहते हैं। तो इसको मेजरमेंट करने का बहुत सारा है, जैसे कि WPI है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, PI हो गया, इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स हो गया। तो हर तरह के गुड्स का या हर सेक्टर के इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने का अलग अलग मेथड है, जो आगे की क्लास में डिटेल में पढ़ा जाएगा। उसके बाद हम लोग का कंजम्पशन, कंजम्पशन भी जो है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एग्रीगेट। फिर नेक्स्ट जो है वो टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट जो टैक्स भले इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे लगाती है, लेकिन टैक्स जो रेवेन्यू आता है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। बाद में इसको अलग सेपरेट एक ब्रांच बना दिया जाता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पब्लिक इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसके अंतर्गत दो पार्ट हो जाता है। एक हो जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक गुड्स, और दूसरा जो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा, है ना, एंड एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा। गवर्नमेंट का एक
जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगा और उसको एक्सपेंडिचर कैसे करेगा। तो इसका दो पार्ट हो जाता है। इसको पब्लिक अकाउंट भी इसको बोलते हैं, या पब्लिक फाइनेंस इसको बोलते हैं जनरली, पब्लिक फाइनेंस। कि इनकम कहाँ से आएगा, उसके लिए टैक्स टैक्स कितना लगाना होगा, टैक्स नॉन टैक्स, है ना, ये सारा चीज़ हमारा किस में आ जाएगा, पब्लिक फाइनेंस में। ठीक है, तो पब्लिक इकोनॉमिक्स का दो पार्ट होता है, एक पब्लिक गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन और दूसरा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है एट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, है ना। इसको भी फिर अलग से सेपरेट बना दिया जाता है, क्या, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। सूल जो है, सूल वो क्या बोलते हैं कि द मेन टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स is a national income analysis, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर चीज जो होता है हमारा कोरिलेट होता है नेशनल इनकम से, क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो हमारा क्या है कि सम ऑफ इंडिविजुअल है, मतलब कि नेशनल इनकम जो है हमारा पीक पॉइंट है, ये घटेगा बढ़ेगा, उसका रिस्पॉन्सिबल नीचे की फैक्टर होता है कि आपका प्रोडक्शन कैसा है। ठीक है, प्रोडक्शन में आपका प्राइमरी सेक्टर का कितना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रेसरी सेक्टर। ठीक है, तो अब ये सारा जो है नेशनल इनकम आपका कंजम्पशन, मतलब कि सारे चीज़ों का एक निचोड़ हम लोग माना जाता है नेशनल इनकम, कि अगर नेशनल इनकम हमारा बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारे सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो होता है बेसिकली दो तरह से होता है, एक को हम लोग कहते हैं इंटरनल प्रॉब्लम और दूसरा को बोलते हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए इंटरनल प्रॉब्लम होता है विद इन द कंट्री। तो कोई भी सरकारें आती जाती है, उनका एक ही उद्देश्य रहता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, कि कैसे अभी हमारे लोगों को रोजगार मिले, कैसे हमारा देश विकास करें। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट विथ प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है हमारा प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि आपको फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है विथ प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत स्तर में हमारा स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है और हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन अगर हाई हो जाता है तो हमारा रियल परचेजिंग पावर को कम कर देता है, जिससे कि हम और गरीबी की ओर चले जाते हैं। जो नीचे तबके के लोग होते हैं उन लोगों पे ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, जो आगे के चैप्टर में हम लोग या क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट विथ प्राइस स्टेबिलिटी जो होता है वो किसी भी देश का इंटरनल मैटर होता है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो अचीव करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, हर जगह पर आपका रोजगार का क्रिएशन होगा, जिससे कि लोगों का इनकम बढ़ जाता है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट ये भी एक हमारा क्या है कि लास्ट स्टेज है ना, कि हमारा जितने भी रिसोर्सेस है उसको हम फुली यूटिलाइज कैसे करें ताकि हमारा नेशनल इनकम बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके, है ना, और उनकी जो वेलफेयर है, बेसिक नेसेसिटी है, वो सबको हम पूरा कर सकें। ठीक है, वहीं पे अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर का बात करें तो एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा किससे आ जाता है, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट,
बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जनरली हमारा किससे रिलेटेड है? ओपन इकोनॉमिक्स का, ओपन इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना हम देश से बाहर इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिक हमारा बीओपी डेफिसिट है या फिर सरप्लस है, इसका प्रॉब्लम आता है ना। तो अगर डेफिसिट है तो इसका मतलब क्या है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। और अगर सरप्लस होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, इंपोर्ट कम हो जाता है। तो अगर बीओपी हमारा डेफिसिट होता है तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि अगर बीओपी हमारा डेफिसिट होगा तो हम ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने से क्या होता है कि हमारा एक्सचेंज रेट जो होता है वो कम हो जाता है इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर एराइज होता है। इसलिए किसी भी गवर्नमेंट की ये मोटिव होती है या पॉलिसी मेकर का कि हमारा इंटरनल प्रॉब्लम भी सॉल्व रहे और एक्सटर्नल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। और यही जो है इसी चीज़ के बारे में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हैं और इसको एनालाइज करते हैं। और पॉलिसी मेकर के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहता है। अब देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए क्या है? टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इसके पास वेपन कितना है, मतलब कि उसके पास सॉल्यूशन के लिए उसके पास तरीका कितना प्रकार का है। तो दो तरीका है, बेसिकली दो तरीका होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी और दूसरा को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो देखिए फिजिकल पॉलिसी जो होता है बेसिकली रिलेटेड होता है इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग इंटरनल प्रॉब्लम। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है इसको बेसिकली हम लोग रिलेट रखते हैं किससे? एक्सटर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा फिजिकल पॉलिसी के द्वारा ही हम इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या फिर सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ही हम लोग एक्सटर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बल्कि करंट में जो हम लोग यूज करते हैं ये दोनों पॉलिसी को या फिर दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स पॉलिसी, है ना। कि जैसे कभी हम लोग देश के अंदर इन्फ्लेशन है तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एक तो फिजिकल पॉलिसी का तो करते ही हैं, टैक्स सब्सिडीज जो है, साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी का भी प्रयोग करते हैं जहाँ पर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं या फिर क्रेडिट क्रिएशन को कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करने का टेक्निक। तो अलग अलग चैप्टर में हम लोग इसको अलग अलग क्लास में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है।